हेलो दोस्तों। तो अभी हमने वर्षा क्या है, वर्षा के प्रकारों के नाम जाना। और आइए हम समझते हैं वर्षा के जो प्रकार बताए गए हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवातीय वर्षा। ये तीनों वर्षा किस तरह होती हैं, इनके कारण क्या हैं, आइए जानते हैं। तो वर्षा के तीन प्रमुख प्रकार हैं, जैसे अभी हमने सीखा है तीनों के नाम। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा और तीसरी है चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा को हम कन्वेक्शनल बोलते हैं, पर्वतीय को हमने माउंटेन फॉल कहते हैं, साइक्लोनिक वर्षा, तीन है। तीन प्रकार से हम इस वर्षा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सीखते हैं पहला जो प्रकार है इसका। पहला है संवहनीय वर्षा। क्या होती है संवहनीय वर्षा? और ये इसी के बारे में हमको जानना है। इसको हम सामान्य वर्षा भी कहते हैं। जो सामान्य प्रकार की जो वर्षा हम लोगों को देखने को मिलती है, जो विशेष भागों में होती है भारत के लगभग एरिया में, तो वो सामान्य वर्षा ही होती है। संवहनीय वर्षा जो नॉर्थ इंडिया या इसके आसपास के क्षेत्रों में होती है। अब क्या होती है संवहनीय वर्षा? तो चूंकि आइए हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। हमें पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है जब धरातल पे आता है तो सतह और समंदर इन दोनों को गर्म करता है। अब ये समंदर के जल का जल जब गर्म होगा तो ये जल इस सूर्य की प्रकाश के द्वारा ही गर्म होगा और गर्म होकर के यही जल वाष्पीकृत होकर के बादल बनाएगा। क्या बनाएगा? बादल। अब बादल में ये जलवाष्प की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, या जलवाष्प के माध्यम से ही बादल का निर्माण होता है। और ये बादल समुद्र की सतह के ऊपर ही बनते हैं, क्योंकि जलवाष्प ही वाष्पीकृत होकर के और बादल के रूप में परिणित होता है। और जब इसे हवाएं धरातल की तरफ लाती हैं, बादल को हवाएं जब बादल को धरातल की ओर लाती हैं, तो इसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग संघनन प्रक्रिया कहते हैं। संघनन क्रिया होती है। इसी क्रिया के चलते बादलों से जल की बूंदें, अच्छा, यह संघनन की क्रिया क्यों होती है? जब धरातल पे और धरातल पर जो वायु दाब है, एयर प्रेशर, और वायुमंडल का जो ऊपरी लेयर का जहां पे हवाएं बादलों का निर्माण कर रही हैं या बादलों को ला रही हैं, वहां पर वायु दाब में परिवर्तन है। तो वर्षा दो ही कंडीशन में होती है, या तो वायु का दाब दोनों क्षेत्रों में अलग अलग हो, अथवा मतलब धरातल पे निम्न प्रेशर होना चाहिए और यहाँ पे उच्च दाब होना चाहिए। तो हवा की ये उसकी विशेषता ही है कि हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर अग्रसर होती हैं, और हवाएं ये बनाने का प्रयास करती हैं कि धरातल पे सभी भागों में एक जैसा वायु दाब संभव हो पाए। इसी के चलते बारिश की घटना होती है। अब ये संघनन प्रक्रिया इसी वायु दाब के डिफरेंस के चलते, जब यहाँ निम्न वायु दाब है और ऊपर उच्च वायु दाब है, इसी के चलते जब हवाएं ऊपर उठी, बादल आया, बादल में धूल कण होते हैं। हवाओं में धूल कणों के चलते जलवाष्प की बूंदों से जब धूल कण टकराते हैं तो जल की बूंदों में बदलना ही संघनन कहलाता है। इसी संघनन क्रिया के फलस्वरूप जल की बूंदों का धरातल पर गिरना बारिश या संवहनीय बारिश का विशेष लक्षण है। तो इसी को हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा का ये फिगर है, इसको पुनः समझ लेते हैं। इस संवहनीय वर्षा में सूर्य के प्रकाश से धरातल और समंदर दोनों गर्म होते हैं। गर्म होकर के जब समुद्र का जल गर्म होता है तो सूर्य के प्रकाश में ही जलवाष्प बन करके वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में बादलों का निर्माण कराता है। और हवाएं इस बादल को धरातल की ओर जब लाती हैं तो एक प्रक्रिया होती है संघनन की क्रिया, जिसके चलते लो प्रेशर मेंटेन होता है धरातल पे, और लो प्रेशर के चलते हवाएं ऊपर जलवाष्प में से होकर के जल की बूंदों में बदलती हैं, जिनसे बारिश की क्रिया संभव होती है। इसी को हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा अगर हुई तो ये धरातल के कुछ वर्षा तो अंदर चली गई और कुछ वर्षा यह पुनः धरातल से होकर के पुनः इन सागरों में चली जाती है, हो जाती है। मतलब ये वर्षा का जल समुद्रों में आकर के चला आता है। तो ये जो आपको सिस्टम एक दिख रहा है, सॉरी,
सूर्य के प्रकाश से धरातल प्रकट होना, जल वाष्प बन करके बादल बनना और बादल बन करके संघनन प्रक्रिया द्वारा जल की बूंदों के रूप में धरातल पर बारिश का होना संवहनीय वर्षा है। और ये जो एक प्रक्रिया है कि पुनः जल वर्षा का जल धरातल में कुछ चला जाता है, कुछ समुद्र में आकर मिल जाता है, तो यह एक चक्र का निर्माण करता है जिसे जल चक्र कहते हैं, जिसे जल चक्र कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार की वर्षा पे। धन्यवाद। तो इस सेशन में हम जानेंगे पर्वतीय वर्षा के बारे में। अभी तक हमने सीखा पिछले सेशन में संवहनीय वर्षा क्या होती है, और इस सेशन में हम जानेंगे पर्वतीय वर्षा क्या है और कैसे होती है। तो पर्वतीय वर्षा अक्सर पर्वतों के माध्यम से होने वाली पर्वतीय जो वर्षा है वो वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। जब ये बादल पर्वतों से टकराकर उस क्षेत्र में बारिश करते हैं तो वो पर्वतीय वर्षा होती है। आइए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। सूर्य का प्रकाश जब धरातल और समुद्र सतह को गर्म करता है तो जलवाष्प के द्वारा वाष्पीकृत होकर के जल बादल बनता है वायुमंडल में, और हवाएं जब इससे पर्वतीय क्षेत्र के में ले जाती हैं बादल को, ये बादल वायुमंडल में सर्वाइव होने के चलते ये पर्वतों को पार नहीं कर पाती, पर्वत इन्हें मार्ग नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ये बादल यही टकराते हैं और टकराने से बादल ऊपर उठते हैं। ऊपर उठेंगे तो संघनन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि धूल कण वायुमंडल में होते हैं और बादल में ऑलरेडी जलवाष्प की नमी है, तो इस बादल की सतह जब पर्वतीय क्षेत्र से टकराती है तो बादल ऊपर उठते हैं, और ऊपर की उठने पर इनमें संवहन या संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसके चलते वर्षा घनघोर होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ये बादल यहीं आकर के अपना जल जो है यहीं पे गिरा देते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र इन्हें बादलों को मार्ग नहीं देता है आगे जाने के लिए, इसलिए पर्वत से टकरा कर होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये पर्वतीय वर्षा पूछा जाए कि पर्वतीय वर्षा कितनी होती है, तो सर्वाधिक अगर होने वाली कोई वर्षा है जिससे सर्वाधिक जल बारिश के रूप में धरातल पे आता है तो पर्वतीय वर्षा के रूप में ही आता है। सर्वाधिक जो होने वाली वर्षा है वो जो है सामान्य वर्षा तो संवहनीय वर्षा है, लेकिन सर्वाधिक जो भारत में भारतीय महाद्वीप में जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। और ये क्षेत्र पर्वतीय वाला क्षेत्र हम एक समझ सकते हैं जो इस समय सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मौसम राम, जो कि पहले चेरापूंजी हुआ करता था, इस समय मेघालय का मौसम राम है, जो पर्वतीय वर्षा के प्रकार के चलते वहाँ पे इन्हीं पहाड़ों या पर्वतों के चलते बादलों के टकराव से ही वर्षा होती है, इसीलिए उस क्षेत्र को पर्वतीय वर्षा का विशेष रूप माना जाता है। और जो मौसम राम है, मौसम राम वर्षा सर्वाधिक प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। मौसम राम में जो वर्षा है वो सर्वाधिक प्राप्त होती है, और ये कहाँ पे है? मेघालय में। तो ये रही पर्वतीय वर्षा। आइए अब हम सीखते हैं चक्रवाती वर्षा। तो बने रहिए सेशन में। तो दोस्तों, तो इस सेशन में हम जानेंगे चक्रवाती वर्षा के बारे में। तो वर्षा का जो तीसरा प्रकार है वो चक्रवाती वर्षा है, और चक्रवाती वर्षा हमें बहुत कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि भारतीय क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा बहुत कम है, क्योंकि ये समंदर में बनती है। चक्रवात जब समंदर में बनते हैं तो चक्रवातों के माध्यम से जो वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। आइए इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि चक्रवात बनते कैसे हैं। चक्रवात होता क्या है? चक्रवात जैसे कि नाम से स्पष्ट है, चक्र मतलब सर्कल टाइप, या सर्कल मतलब चक्रनुमा, और वात माने हवा। जब हवाएं चक्रिका नुमा गति करें तो उस गति के चलते जो क्षोभ उत्पन्न हो उसे चक्रवात कहते हैं।
और ये चक्रवात हमेशा जलीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। और ये इनके उत्पन्न होने का कारण ये है, अब अगर हमने ग्लोब पढ़ा है तो ग्लोब के ऊपर वाले को हिस्से को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, या कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो थोड़ा हमको इसको जान लेना जरूरी है, तब हम चक्रवात को समझ पाएंगे। और जो नीचे वाला होता है वो साउथ पोल है या साउथ हेमिस्फेयर है, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जो अगर इसको हम ग्लोब माने तो ग्लोब में 0 डिग्री लाइन इक्वेटर है। इसके ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं उनमें जो हवाएं बनती हैं या हवाएं जो चलती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, माने घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की उल्टी दिशा में गति करती हैं। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी में यही क्लॉकवाइज हो जाती है या घड़ी की दिशा में गति करने लगती हैं। ये चक्रवात की जो हवाएं हैं ये घड़ी की दिशा में गति करेंगी। तो हमें ये इतना जानना जरूरी था। और ये होता क्यों है? तो जब कभी समुद्र की सतह पे या समंदर में लो प्रेशर मेंटेन होता है, और इसकी एक कंडीशन या शर्त ये है, शर्त नंबर 1, कि चक्रवाती वर्षा तब होगी जब जल का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होगा। ठंडे क्षेत्रों में, ठंडे जलीय क्षेत्रों में ये चक्रवाती वर्षा नहीं होती है, चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो एक दशा चाहिए वो 37 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस जल का जो है तापमान होना चाहिए। तो ये पहले शर्त हो गई चक्रवाती वर्षा के लिए। और दूसरी, ये केवल जलीय क्षेत्रों में ही संभव है या महासागरीय क्षेत्रों में ही संभव है, में ये संभव होती है। और बाद में धरातल की ओर आती है, जब समंदर में ये चक्रवाती वर्षा अपना रूप ले लेती है तो धरातल को भी आगोश में लेती है। जैसे कि हमने भारत में चक्रवात के रूप में जानते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और इसी चक्रवाती वर्षा को यूएसए में, अमेरिका में टॉर्नेडो कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। आप हर एक कंट्री के नाम अगर देखना चाहें तो उसको भी हम अलग सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम विविधता जान लेते हैं, चक्रवाती वर्षा क्या है। तो चक्रवाती वर्षा जब कभी समंदर की सतह पे या समंदर में लो प्रेशर मेंटेन होता है, लो प्रेशर माने निम्न वायु दाब, तो निम्न दाब के चलते हवाएं जहां पे भी उच्च दाब है वह हवाएं उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर आपूर्ति करने के लिए आएंगी। तो ये हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगी। तो ये हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का एक चक्रवाती वर्षा का दृश्य आपको दिखाया है। इसके विपरीत होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में चलती हैं और आकर के यहाँ तक पहुँचते नहीं है, और इसी के चलते साइक्लोन का निर्माण होता है, चक्रवात का निर्माण। चूंकि हवाएं चक्रिकानुमा गोल संरचना बना करके चक्रवात का कारण बनती हैं, जिसके चलते खूब घनघोर बारिश होती है तटीय राज्यों में। जैसे हम आए दिन केरल, तमिलनाडु के समुद्री इलाकों में देखते रहते हैं। तो ये चक्रवाती वर्षा का ही एक प्रकार है। और हमें ये जानना जरूरी है कि साउथ, दक्षिण जो गोलार्ध है उसमें घड़ी की दिशा में हवाएं चलती हैं, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में चक्रण करती हैं। धन्यवाद।